अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत 1 फरवरी को माली साल 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट इजलास 31 जनवरी से पार्लियामेंट में शुरू होगा। पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और इस इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहेगा। बजट इजलास का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बजट पर मजीद मुबाहिसे होंगे। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस मुश्तबा को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने जुमे की दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सैफ अली खान पर हमले के मुश्तबा को पुलिस पूछताछ के लिए लाई है। उसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केसेस दर्ज हैं। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख खान के घर के बाहर एक शख्स रेकी करता दिखाई दिया था। वो लोहे की सीढ़ी लगाकर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बंगले की रेकी के मामले में मुंबई बांद्रा के जोनल डीसीपी का कहना है कि अब तक इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही डीसीपी ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील की है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं। हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं। खुदकशी के मामलों में पुलिस की तरफ से अक्सर सेक्शन 306 लगा दिया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिक्र जाहिर की है। अदालत उज़्मा ने खुदकशी से जुड़े एक मामले की समाअत करते हुए कहा कि इस दफ़ा को सिर्फ परेशान कुंबे के जज्बात को पुरसुकून करने के लिए नाफिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खुदकशी को जिंदगी के रोज़मर्रा से जुड़े हक़ाइक़ से अलग नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियों को ऐसे में सेक्शन 306 पर फैसले के बारे में हिस्सास बनना चाहिए ताकि मुल्ज़िमीन को परेशान ना किया जाए। अदालत ने माना कि इन दफ़ात की वजह से कई लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है। अदालत उस्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को भी ऐसे मामलों पर मशीनी अंदाज में इल्ज़ाम तय नहीं करने चाहिए। सेक्शन 306 का इस्तेमाल करने से पहले बारीकी से जांच होनी चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि खुदकशी के मामले में उकसाने को साबित करने के लिए सख्त पैमाने हैं। इसके लिए कई तरह के सबूतों की ज़रूरत होती है। अदालत ने जांच एजेंसियों से इस कानून के इस्तेमाल से पहले यकीनी जांच करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि IPC की दफ़ा 306 अब भारतीय न्याय संहिता में दफ़ा 108 हो गई है। इसमें गैर ज़मानती वारंट, सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल, 10 साल की सज़ा और जुर्माने का इल्तिज़ाम है। लेकिन अब इस दफ़ा 108 की भी तशरीह आगे के मामलों में जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर किए गए हालिया तबसरे की रोशनी में देखा जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकशी कर ली थी। ये मामला सुर्खियों में रहा था। खुदकशी से कबल उन्होंने एक तवील वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बीवी निकिता सिंघानिया और उनके घर वालों को खुदकशी का कसूरवार बताया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब अदालत ने कहा था कि सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि खुदकशी के लिए मजबूर किया गया, इसके लिए सबूत देने होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने दौरे सिंगापुर के मौके पर सिंगापुर की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के दरमियान एक अहम माहिदा तय पाया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी और वजीर IT व इंडस्ट्रीज D श्रीधर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। इस माहिदे के तहत सिंगापुर की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तालीमी निसाब को तेलंगाना की स्किल यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। इस माहिदे पर स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुब्बा राव और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर फाबिन चैंग ने दस्तखत किए। सिंगापुर का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न सिर्फ 10वीं जमात की तलबा बल्कि तालीम मुकम्मल कर चुके नौजवानों और हर उम्र के दिलचस्पी रखने वालों को सनती और IT कंपनियों के ताउन से तरबियत फराहम करता है। स्किल्स फॉर फ्यूचर, स्किल्स फॉर लाइफ के नारे के तहत काम करने वाले इस इदारे में इस वक्त 28,000 अफराद तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये इदारा 100 से ज़ायद फुल टाइम कोर्सेज के लिए ऑनलाइन और कैंपस में तरबियत फराहम करता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमातें नए राशन कार्ड की इजराई पर गलत तशरीह करते हुए सियासत कर रही हैं। उन्होंने अपने हल्के इंतखाब हुस्नाबाद के
चिकुगुरु मावेडी मंडल के इंद्रावर्ती गांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत पुराने राशन कार्ड को खत्म नहीं कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें जानबूझकर इस पर गलत तशहीर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ना तो नए राशन कार्ड जारी किए और ना ही गरीबों को मकानात फराहम किए, और अब जब कांग्रेस हुकूमत ये काम कर रही है तो बीआरएस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रियासत में पहले ही 2 करोड़ 81 लाख लोगों के लिए 90 लाख राशन कार्ड्स मौजूद हैं और उनको ख़त्म करने का कोई मंसूबा नहीं है। जनवरी 26 నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చే ప్రక్రియకు సంబంధించి గ్రామాల్లో సర్వే జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కొన్ని అంశాలను చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. పాతగా ఇప్పటికే 90 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. 2,81,00,000 మందికి సంబంధించిన 90 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించిన అంశం గాని ప్రస్తావన గాని ఈ కొత్త రేషన్ కార్డు పంపిణీలో లేదు. సో 90 లక్షల మందికి సంబంధించిన అంశం చర్చకు రాదు. ఇందులో కొత్తగా ఎవరైతే గత 10 సంవత్సరాలుగా రేషన్ కార్డు కావాలనే ఆలోచనతో తిరుగుతా ఉన్నారో, కొత్త కుటుంబాలుగా ఏర్పడ్డాయో, పెళ్లిలై పిల్లలై, లేదా ఈ ఇంటి బిడ్డ ఆ ఇంటి కోడలై, ఈ విధంగా లేదా ఈ ఊరాడి ఇంకో ఊరికి పోయి అట్లా కొంత మార్పులు చేర్పులకు సంబంధించిన అంశం కావచ్చు, లేదా అర్హత ఉండి, మళ్లీ చెప్తాను స్పష్టంగా, అర్హత ఉండి కొత్త రేషన్ కార్డు రానటువంటి వాళ్ళందరికీ 10 సంవత్సరాలుగా కొత్త రేషన్ కార్డు కావాలి, నాకు అర్హత ఉంది, ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తలేదని నిరాశపడ్డ వాళ్ళందరికీ శుభవార్త. వాళ్ళందరికీ జనవరి 26 వరకు ఇవ్వాలి. అయితే ఇందులో ఎప్పుడూ తప్పులు లెక్క పెట్టే ప్రతిపక్షాలు దీన్ని కూడా రాజకీయం చేసి గ్రామాల్లో సర్వే జరిగే సందర్భంగా ఒక అంశం చర్చ చేస్తాను. ఇప్పుడు పాత రేషన్ కార్డు, కొత్త రేషన్ కార్డు గ్రామ సభలలో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పెట్టుకొని చర్చ చేసుకోవచ్చు. ఎలిజిబిలిటీ రానులు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుకు అర్హత ఉండి రాకుంటే ఎవరైనా మీ సంబంధిత అధికారికి కానీ మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధికి ఏ నియోజకవర్గమైనా సరే మీరు విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వచ్చు. దయచేసి అనవసరంగా ఎక్కడైనా పొరపాటున ప్రతిపక్షాలు రెచ్చగొడితే దయచేసి దానికి సంబంధించి ఎవరు కూడా అటువంటి రెచ్చిపోయే. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात की प्राइमरी की 18 जनवरी को जारी करने का ऐलान किया। 18 से 22 जनवरी तक उम्मीदवारों के लॉगिन पोर्टल पर यह दस्तियाब रहेगी और उम्मीदवार ऑनलाइन ही एतराज़ात दर्ज कर सकते हैं। एतराज़ात सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में जमा करवाने होंगे। एतराज़ दर्ज करने के लिए ज़रूरी है कि मुतालिका सवाल के बारे में जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है उसका मुसन्निफ, एडिशन, सफ़ा नंबर, पब्लिशर का नाम या वेबसाइट का लिंक भी फराहम किया जाए। एतराज़ात सिर्फ ईमेल के ज़रिए ही कबूल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 15 और 16 दिसंबर को ग्रुप 2 इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। साबिक़ MP वी हनुमंत राव ने रियासती वज़ीर साबिक़ MP वी हनुमंत राव ने साबिक़ वज़ीर KT रामाराव और बीजेपी रहनुमाओं पर सख्त तनकीद की। उन्होंने KTR को दिल्ली में अवामी मसाइल उठाने का चैलेंज दिया और बीजेपी पर भारत की तारीख को मसख़ करने का इल्ज़ाम लगाया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस के 6 गारंटीज पेश करके क़यादत की मिसाल कायम की। उन्होंने BRS कायद KTR को धरना चौक के मुजाहिरों की याद दिलाई और वहीं बीजेपी के रहनुमाओं पर भारत के कौमी उसूलों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। మళ్ళీ ఆయన వాస్తవాలు మాట్లాడితే దాన్ని వక్రీకరించడానికి రోజు టీవీలు మీ చేతులు ఉన్నది, మీడియా మీ చేతులు ఉన్నదని రోజు ఆయన ఏం తప్పు మాట్లాడిండు? రాజ్యాంగాన్ని అవమానం చేస్తారని అడిగిండు. భారతదేశ స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి అమరవీరులకు అవమానం చేస్తారని అడిగిండు. తప్పే ఉన్నది. మీరేమన్నారు మొన్నటి వరకు? డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అంటే సోనియా గాంధీ రిమోట్ కంట్రోల్ అన్నారు. ఇవాళ మీ రిమోట్ కంట్రోల్ ఎక్కడుందో మోహన్ భగత్ చేతిలో ఉన్నదా అని నేను అడుగుతున్నా. నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే రోజు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు బీజేపీ ఎంపీలు. దీని మీద ఎందుకు మాట్లాడారు? మీ ప్రధానమంత్రి ఎందుకు మాట్లాడారు? జరిగింది ఏదో పార్లమెంట్లో తప్పు జరిగితే దాన్ని సరిదిద్దుకునే బదులు దాని గురించి మీరు మాట్లాడరు. ఆఖరికి స్వాతంత్రం తెచ్చి ఎంతమంది త్యాగాలు చేశారండి?
ఎంతమంది జైల్లోకి పోయారండి? షహీద్ భగత్ సింగ్ ఉరి తీసుకున్నాడు స్వాతంత్రం గురించి, కానీ నేను కాంప్రమైజ్ కాదన్నాడు. అలాంటిది పోయి ఇవాళ ఏది అయోధ్యనే నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్పడం అది ఎంతవరకు న్యాయం అనేది నేను అడుగుతున్నా. ఇది ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలి. ప్రతి కార్యకర్త సంవిధాన్ బచావ్ అనే నారతోటి మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళ ఆలోచన చరిత్రను వక్రీకరిస్తున్నారు. రేపు ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసిననుకో, ఎస్ఏ కాంపిటీషన్, డిబేట్ కాంపిటీషన్లు అంటే స్వాతంత్ర్యం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వీళ్ళు అయోధ్య ఓపెన్ అయినప్పుడు వచ్చిందని పిల్లలు రాస్తారా లేదా? ఏమన్యాయం అండి. అంబేద్కర్ రాష్ట్ర రాజ్యాంగాన్ని కూడా నువ్వు అవమానం చేస్తావు. దేవుని పూజ చేస్తే స్వర్గానికి పోతావని చెప్తావు. పిల్లలను కూడా నువ్వు చరిత్రను వక్రీకరిస్తున్నావు. ఇప్పటికన్నా नरेंद्र मोदी। मोहनगिरी के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर KT रामाराव पर हुकूमत की नाकामियों और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में 2014 और 2018 के मंशूर के 80% वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस की कामयाबियों को नुमाया करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए सिर्फ एक साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि BRS ने 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ ही खर्च किए। चामला किरण कुमार रेड्डी ने KTR पर HMDA के फंड्स का गलत इस्तेमाल और रियासत को कर्ज में डुबोने का इल्ज़ाम आयद किया। గారు మీరు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 6 గ్యారెంటీలు కాదు అర గ్యారెంటీ కూడా ఇవ్వలేదంటారు. మీరా చెప్పేది 2014-18 మేనిఫెస్టోలో గుండు సున్నా మీరు చేసింది 20% కూడా చేయని మీరు ఈ రోజు నోటికొచ్చిందల్లా మాట్లాడుతుంటే తెలంగాణ ప్రజలు చూసి ఏమనుకుంటారని ఒక ఆలోచన కూడా లేదు. అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత నిద్ర పట్టక ఏది పడితే అది చెప్పిందే చెప్పి ఎన్నిసార్లు చెప్తారు? ఏకకాలంగా నువ్వే మన ఈ మధ్య ఒప్పుకున్నాం, మేము 10 సంవత్సరాలల్లా రైతులకు అన్ని రకాలుగా 85,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేసినామని చెప్పి అన్ని కలిపి మేము ఒక్క సంవత్సరంలోనే రైతుకు 50,000 కోట్ల పైచిలకు రుణమాఫీయే కాకుండా రకరకాల స్కీమ్ల ద్వారా ఇచ్చినాం. ఓన్లీ రుణమాఫీయే మేము దగ్గర 24 లక్షల మంది రైతులకు 21,000 కోటి మేము ఏకకాలంగా ఇచ్చినాం. మీరు ఇచ్చింది మిత్తి మాత్రమే. ప్రతి సంవత్సరం 5,000 రైతు బంధు కింద ఇచ్చారు. మేము ఆల్రెడీ రైతులకు చెప్పినాం, రైతు భరోసా అనేది ఎవరైతే రైతులు పొలం చేసుకుంటారో వాళ్ళకే ఇస్తాము. రోడ్లు రప్పలు ఏమంటారు రియల్ ఎస్టేట్ చేసిన భూములకు మీ మాదిరిగా ఇయ్యమని చెప్పి, ఎందుకంటే ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయం, రైతులకు ఇస్తానది రైతులకే ఇస్తాం. ఎందుకంత ఆవేశపడుతున్నావు? ఓ పక్కన నువ్వు చేసినటువంటి దౌర్భాగ్యపు చర్య HMDA పైసలు తీసుకొని దారదత్తం నీ దోస్తుల కోసం చేసుకున్నది కాకుండా ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదో చెప్తుండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీ నాయన చెప్పిండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది ప్రజలని? తెలంగాణ మీ నాయన ఇచ్చిండా? UPA ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిందన్న ఒక్క సోయి కూడా లేదు నీకు. నువ్వు మీ నాయన మీ కుటుంబ సభ్యులంతా పోయి సోనియా గాంధీ కాళ్ల మీద పడ్డ ఫోటోలు ఇంకా ఉన్నాయనేది మర్చిపోతున్నావు. నువ్వు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మోసం చేస్తారని చెప్తే కూడా ఆడబిడ్డలు ఇల్లేదా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు KTR? నువ్వు 2014-18లో ఒక్క పైసా పనికిరాని రాజకీయం చేసిరు, పనికిరాని రాజ్యం వెళ్ళిరు మీరు. నువ్వు యువరాజు అనుకున్నావు, మీ నాయన రాజు అనుకున్నావు. నీ అంత हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन के अमल को तेज़ और आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस खुसूस में सर्विस को भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए मुतारिफ करवाया गया है। इस सहूलत का इफ्तिताम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात के रोज़ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया था और वहाँ से वर्चुअल तरीके से हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोची एयरपोर्ट्स पर भी सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO प्रतीप फेनिकर के मुताबिक इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुसाफिरों को कम से कम 1 माह कबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरख्वास्त देते वक्त मुसाफिरों को अपनी फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर जमा करानी होगी, जिसके बाद उनके दस्तावेजात की तस्दीक की जाएगी। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को आगाह किया कि वो सालाना इम्तहानात की फ़ीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 2,500 रुपये लेट फ़ीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के एक वफद ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ BRS कायद व रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की रिहाइशगाह पहुँचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर
जीआईओ के वफद ने तंजीम की जानिब से साल 9 की खुसूसी डायरी कविता को पेश की। इस मुलाकात में जीआईओ के नुमाइंदों ने तंजीम के मिशन, कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों पर रोशनी डाली और समाजी और तालीमी मैदान में ख़वातीन की तरक्की के हवाले से अपनी कोशिशों से आगाह किया। कविता ने जीआईओ की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन की तालीमी और समाजी तरक्की में इस तरह की तंजीमों का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें 37 दिन नहीं बल्कि 370 दिन जेल में रखकर दिखाएं, लेकिन वो किसी से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जो अवाम से किए गए वादे हैं उन्हें पूरा करें, वरना अवाम उन्हें बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसानों और गरीब अवाम के हक़ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हुकूमत को हर कदम पर जवाबदेह बनाएंगे। డిసెంబర్ 3 తర్వాత తీసుకుంటే 7,500 రూపాయలు వస్తుందని చెప్పిండు. సంవత్సరం దాటిపోయింది, ఒక్క రూపాయని ఇచ్చిన రైతులకు ఇయ్యలేదు. ఏం చేసిండు? ఎలక్షన్లప్పుడు కేసీఆర్ గారు రైతు బంధు కోసం 7,600 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు ఏవోతే ఎయ్యనియకుండా ఉత్తరం రాసిండు ఎలక్షన్ కమిషన్. రాసి ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చెప్పిండు, రైతు బంధు గీ టైంలో వేస్తే మళ్ళా రేపు రైతులు ఓట్లు కేసీఆర్ కి వేస్తారు, అందుకే వేయొద్దు అని ఉత్తరం రాస్తే పైనున్న మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఆపింది. ఆపినాక మళ్ళా ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి. ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక సతాయించుడు మొదలు పెట్టిండు. 1 రూపాయి కూడా వేయలే. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడేమో రైతులకు నాట్లప్పుడు పడుతుండే పైసలు, కానీ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక ఓట్లప్పుడు మాత్రమే పడతాయి. ఏం చేసిండు? 7,600 కోట్లు దాచి పెడితే రైతులకు వేయాలని చెప్పి యాసంగి పంటై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక నాట్లప్పుడు కాకుండా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓట్లప్పుడు వేసిండు. ఆ ఒక్కసారికి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన పైసలు వేసిండు, తప్పించుకున్నాడు. మళ్ళా తర్వాత వానకాలం పంట, వానకాలంకు రైతు బంధు వేసిండా లేదా? పడ్డాయా? పడలేదా? ఒక షాబాద్లో పడ్డాయా? అయింది స్పెషల్ గా పడ్డాయా? పడలే. రాష్ట్రంలో 1 రూపాయి కాదు కదా, 1 బుడ్డ పైసా కూడా రైతులకు వానకాలం ఇయ్యలే. అందుకే ఇవాళ ధర్నా పెట్టింది ఉత్తగానే కాదు, పెట్టింది. ఏమెందుకు పెట్టినాం ధర్నా? మనం ఎందుకు పెట్టినామంటే షాబాద్లో ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, రాష్ట్రం అంతా పెడతాం. ఏమని పెడుతున్నాం ఇవాళ మనం? రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, నువ్వు రైతులకు మాట ఇచ్చినావు, రైతులకు ఏం చెప్పినావు? 10,000 కాదు 15,000 ఇస్తా అని చెప్పినావు. బరాబర్ 26 జనవరి నుంచి ఏదైతే నువ్వు చెప్పినావో రైతు భరోసా 12,000 కాదు, ఖచ్చితంగా 15,000 ఇవ్వాలనేటోళ్ళు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోన్నా వద్దా? ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోన్నా వద్దా? 15,000 కావన్నా వద్దా? 15,000 కావాలంటోళ్ళు ఖచ్చితంగా గట్టిగా చప్పట్లు రేవంత్ రెడ్డికి నిలబెట్టట్టు కొట్టాలి రైతులకు. అట్లాగే వానకాలం ఎగ్గొట్టిండు రైతు బంధు. बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी से पुलिस ने 1 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ड्यूटी में रुकावट डालने के इल्जाम में दर्ज केस के सिलसिले में वो मासाब टैंक पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जहां उनसे 1 घंटे तक पूछताछ के दौरान 32 सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि तमाम सवालात के जवाब दिए और उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत उन पर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी माओवादियों की लाशें लेकर जवानों की एक टीम कुंडापल्ली पहुंची। मकाम वाक़े से भारी मिक़दार में हथियार भी मिले। इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी है। उधर नारायणपुर में नक्सलियों की लगाई आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की चपेट में आकर 2 बीएसएफ जवान जख्मी हुए हैं। दोनों का इलाज जारी है। इससे पहले जुमेरात के रोज़ बीजापुर में भी आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हुए थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में दोहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में अंकित साकित नामी नौजवान और बिंदु नामी खातून का पपुला गुड़ा के पहाड़ी इलाके में खंजरों से हमला करने के बाद सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि बिंदु शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां थी। उसके और
अंकित साकित के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। इस असना में बिंदु के ताल्लुकात 26 साल राहुल नामी एक और नौजवान से भी कायम हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से बिंदु जिस्म फरोशी कर रही थी। मुलजिम राहुल कुमार ने बिंदु के साथ वक्त गुजारा और उसने तन्हाई में गुजारे हुए वक्त का काबिल एतराज़ वीडियो बनाने की कोशिश की, जिस पर बिंदु ने एतराज़ किया और ये बात अपने आशिक अंकित साकित को बता दी। अंकित साकित पर बरहम हो गया, उसने राहुल को वार्निंग दी। बिंदु के इनकार और अंकित साकित की धमकी पर राहुल ने इन दोनों को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथियों राजकुमार और सुकेंदर की मदद तलब की। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को राहुल ने अंकित साकित के जरिए 4000 रुपये अदा करने का वादा करके खातून को पुप्पलगुड़ा के पहाड़ी इलाके में तलब किया, जहां पहले से सुकेंदर भी मौजूद था। सुकेंदर ने खातून के साथ वक्त गुजारा। इस असना में राहुल का साथी राजकुमार भी वहां पहुंच गया। इन दोनों ने अंकित साकित को कुछ दूरी पर ले जाकर खंजर से हमला करने के बाद पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर बिंदु को भी मौत के घाट उतार दिया। नासिंगी पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए राहुल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद के शेखपेट इलाके में डी मार्ट के करीब एक इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। यह वाकया आज अली सुबह तकरीबन 5 बजे उस वक्त पेश आया जब फर्टिलिटी सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलकर आकाश स्टडीज सेंटर तक पहुंच गई। ये इमारत रिलायंस ट्रेंड्स के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है, लेकिन खुशकिस्मती से आग नीचे तक नहीं पहुंची। आग लगने के बाद इमारत से कसीब धुआं उठने लगा, जिसे देखकर मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शदीद धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात आई। बिलाखिर बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इंस्टीट्यूट में मौजूद फर्नीचर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया, लेकिन रिलायंस ट्रेंड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को तलब किया गया था और उनकी बरवक्त कार्रवाई से सूरत हाल काबू में आ गई। हैदराबाद के फिल्मनगर में बीआरएस के सीनियर कायद और साबिक वजीर पुन्नला लक्ष्मैया के घर में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकों ने घर में घुसकर 1.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सोने के जेवरात सरखा कर लिए। वारदात का पता चलने पर उनकी अहलिया अरुणा देवी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके सारिकों की तलाश शुरू कर दी। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सियासी लीडर के घर चोरी हुई हो। गुज़िश्ता साल नवंबर में वजीर श्रीधर बाबू के घर भी चोर घुस आए थे। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ उनकी सरकारी रिहायशगाह से दिवाली के दिन एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था। इसी तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साबिक सरकारी रिहायशगाह में भी चोरी की वारदात हो चुकी है। मराकश के साहिली इलाके में पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर स्पेन ले जाने वाली कश्ती उलटने के नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। कश्ती में जुमला 80 मुसाफिर सवार थे, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। यह मालूमात पाकिस्तानी हुकाम और इंसानी हुकूक के इदारे वॉकिंग बॉर्डर्स की जानिब से फराहम की गई। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक कश्ती में मौजूद मुसाफिर मगरबी अफ्रीका ममालिक से स्पेन के कैनरी जज़ायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मराकशी हुक्काम ने इस हादसे में 36 अफराद को बचा लिया, जबकि 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। यह कश्ती 2 जनवरी को मोरतानिया से रवाना हुई थी, जिसमें 66 पाकिस्तानी मुसाफिर शामिल थे। पुणे नासिक हाईवे पर जुमे की सुबह एक अलमनाक हादसे में कम से कम 9 अफराद जान बहक हो गए। यह हादसा नारायण गांव के करीब सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब एक तेज़ रफ्तार वैन सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब पीछे से आने वाले एक टेम्पो ने वैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वैन का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो बस से जा टकराई। हादसे के बाद मंजर इंतहाई दिलखराश था। वैन का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि वैन में मौजूद तमाम 9 मुसाफिर मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हादसे की वजूहात की मजीद जाँच जारी है। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर की रिलीज के दिन ही
पायरेसी का मामला सामने आने के बाद फिल्मसाजों ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिल्म की टीम ने फिल्म की प्रिंट की गैर कानूनी शेयरिंग और काकीनाडा के मकामी टीवी चैनल पर एक हफ्ते के अंदर नशर होने पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस ने गाजुवका के एक मुलजिम उप्पला राजू को मकामी केबल चैनल पर फिल्म के गैर कानूनी नशर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इस नशरियात के स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुए, जिसने टॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान के लिए एक अहम तरजीह है और पिछले बजट में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मख्तस की गई थी। मोदी ने कहा कि हम मल्टी लेन सड़कों और हाईवेज़ के नेटवर्क को फैलाने में मसरूफ़ हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इजहार किया। साथियों, भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है। बीते एक दशक में इस इंडस्ट्री में एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पार्टनरशिप के नए रास्ते बनाए गए हैं। पिछले 4 सालों में इस सेक्टर में $36 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। आने वाले सालों में ये कई गुना और बढ़ने वाला है। हमारा प्रयास है कि भारत में ही ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। साथियों, मुझे याद है मैंने मोबिलिटी से जुड़े कार्यक्रम में 7C के विजन की चर्चा की थी। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। पाकिस्तान की एक अदालत ने जुमे को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को खान के अल क़ादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और बदउनवानी से मुतालिक मामले में बिल तरतीब 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि खान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि उनकी अहलिया पर इसकी निस्फ रकम का जुर्माना आयद किया गया। रावलपिंडी की अदलिया जेल से चलने वाली एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना फैसला महफूज रखा था और उसे 3 बार मौखर करने के बाद आज ये फैसला सुनाया गया। इमरान खान अगस्त 2023 से उसी जेल में बंद है, जबकि बीबी को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक जिम के मालिक को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिजली के बिल ने हैरान कर दिया। के जगन्नाथन, जो पुडी माजका रोड पर एक जिम चलाते हैं, उन्हें आमतौर पर 18 से 20 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता है। ताहम इस बार उन्हें 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बिल मौसूल हुआ। हैरान और परेशान जगन्नाथन ने महकमे बिजली के हुक्काम से रुजू किया, लेकिन उन्हें मसला किसी न किसी को बताने का मशवरा दिया गया। जगन्नाथन का कहना है कि उनका मामूली बिजली का इस्तेमाल कभी इतने बड़े बिल को दुरुस्त साबित नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को लेकर हुक्काम चौकस हो गए हैं और इस बिल में किसी गलती की तरफ इशारा दिया गया है। हुक्काम इस बिल को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।